नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके सामने कक्षा 9 की नवीन हिंदी पुस्तक गंगा का पाठ 6 लेकर, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, जिन्होंने समाज की एक कुप्रथा, जिसे दहेज प्रथा के नाम से जाना जाता है, उसके विभिन्न रूप व उसका पड़ने वाला प्रभाव जो समाज पर दिखाई देता है, उसका वर्णन एक एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। इस एकांकी में लेखक ने दहेज प्रथा को उजागर करते हुए लड़के और लड़की के बीच होने वाले भेदभाव को समाज के समक्ष रखा है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है या उसमें कुछ कमी आ जाती है तो वो अपनी कोई भी क्रिया सुचारू रूप से, सही रूप से नहीं कर सकता। इसी प्रकार लड़का और लड़की समाज की रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि ये असंतुलित हो जाए या इनके बीच भेदभाव किया जाए, ऊंच नीच रखी जाए, तो ये भी उसी प्रकार खराब हो जाती है जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के खराब होने से मनुष्य का शरीर बेकार हो जाता है, ऐसे ही लड़का लड़की के बीच होने वाले भेदभाव की वजह से समाज का रूप बिगड़ जाता है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी इस पाठ के लेखक हैं और इस पाठ में इन्होंने नाटक के एकांकी रूप को प्रस्तुत किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जैसे कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा आदि प्रमुख हैं। इन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व अनेक नाटक लिखे हैं और उनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रही है। वर्ष 1978 में उनका देहांत हो गया था। अब हम बढ़ते हैं पाठ की तरफ, यानी रीढ़ की हड्डी जो हमारा एकांकी है, नाटक का एक भाग जो होता है उसे एकांकी कहा जाता है। तो इस एकांकी में हमें बताया गया है, सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी इस एकांकी के पात्रों की ओर। तो इस एकांकी में जो पात्र हैं, सबसे पहले हैं उमा, जो इस पाठ में लड़की है जिसकी शादी की बात, जिसके विवाह की बात की जा रही है। द्वितीय है राम स्वरूप, जिन्हें बाबू भी कहा गया है। राम स्वरूप लड़की के पिता हैं। प्रेमा लड़की की माँ है। शंकर लड़का है जो राम स्वरूप के घर में लड़की देखने आया है, यानी उमा को देखने आया है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं, यानी लड़के के पिताजी। रतन राम स्वरूप के घर का नौकर है, जो घर के कामकाज में उनकी मदद करता है। तो इसी प्रकार पाठ की शुरुआत होती है। इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित इस एकांकी में घर के मुखिया जो हैं राम स्वरूप अपने घर को सजाते संवारते दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है इस प्रकार घर को सजाया संवारा जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके घर में कोई खास मेहमान आने वाले हैं। उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। राम स्वरूप, उनका नौकर और उनकी पत्नी प्रेमा सभी मिलकर घर को सजा संवार रहे हैं, उनके आने की तैयारियां कर रहे हैं। प्रेमा जो है खान पान का, नाश्ते का प्रबंध कर रही है और वहीं रामस्वरूप नौकर की मदद से बैठक वाले कमरे को सजा संवार रहे हैं। वहाँ पर बाजा और सितार भी लाकर रखवाया जा रहा है कि अगर लड़की को बाजा या सितार बजवाने के लिए कहा गया तो वहीं पर मौजूद रहना चाहिए। तो इस प्रकार रामस्वरूप और जब प्रेमा का यानी उमा की माँ का वार्तालाप होता है, उमा की माँ प्रेमा बताती है कि बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। बेटी यानी उमा मुंह फुलाई बैठी है क्योंकि वो ये विवाह करना नहीं चाहती है। क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि वो आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहती है और वो काबिल लड़की है, समझदार लड़की है और वो अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहती है। विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहती हैं और इसीलिए
वह उमा मुंह फुलाए बैठी है और इसीलिए वो तैयार होने के लिए, मेकअप आदि करने के लिए भी तैयार नहीं है। वह कहती है कि इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था। प्रेमा जो उसकी माँ है, उमा के इस प्रकार मुंह फुलाने और गुस्सा करने को देख करके प्रेमा अपने ज़माने को याद करती है और कहती है कि इससे तो हमारा ज़माना अच्छा था जब लड़कियाँ कम पढ़ा लिखा करती थी। और बताती है कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वह बिना पाउडर के भी अच्छी दिखती है। बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। वे लोग कौन? लड़के वाले गोपाल प्रसाद और जो शंकर हैं, आने वाले हैं। शंकर लड़का है और गोपाल प्रसाद लड़के के पिताजी हैं। वे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पेशे से गोपाल प्रसाद वकील हैं और उनका बेटा जो है वो बीएससी पास है और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। परंतु उनके जो विचार हैं वो दकियानूसी विचार हैं। खुद तो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन शादी के लिए जो लड़की चाहिए वो लड़की उन्हें कम पढ़ी लिखी चाहिए। वे चाहते हैं कि जो लड़की, यदि लड़की अधिक पढ़ लिख जाएगी तो वो सर चढ़कर बोलेगी। लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो उसके नखरे बढ़ जाते हैं। उनके अनुसार लड़की का काम केवल घर गृहस्थी संभालना है। यदि लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया जाएगा तो वह नखरे करेगी और घर के कामकाज में हाथ नहीं बटाएगी। ऐसी सोच रखते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर। अब जो शंकर है वो पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, परंतु शादी के मामले में पढ़ी लिखी लड़की उसे पसंद नहीं है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उमा को तैयार करो और उसे ठीक से समझा देना, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि गोपाल प्रसाद और शंकर को शादी के लिए कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, इसीलिए रामस्वरूप उमा के पढ़ाई लिखाई की बात उनसे छिपा रहे हैं और प्रेमा से भी साफ कह देते हैं कि उनके सामने पढ़ाई लिखाई का कोई जिक्र न हो जाए। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए तक पढ़े होने की बात नहीं बता सकते। लड़के वालों का मानना है कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही चलानी है। इस प्रकार रामस्वरूप विवशता के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छिपाते हैं। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि, अब यही बातचीत चल रही है प्रेमा और रामस्वरूप के बीच में। इतने में ही जो रतन नौकर है वो आकर खबर देता है कि बाहर मेहमान आ गए हैं और वे जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं, क्योंकि प्रेमा ने टोस्ट तो नाश्ते के लिए तैयार कर दिए थे, लेकिन टोस्ट के साथ खाने के लिए मक्खन घर पर नहीं था और उसी समय रतन को मक्खन लाने भेज दिया जाता है। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच नाश्ता परोसा गया। दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। जी हाँ, गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप दोनों अपने अपने ज़माने की बातें याद करते हैं कि एक हमारा ज़माना था, हम इतना इतना खा जाते थे और उसके बाद भी जब खाने का समय होता तो तब पूरी पूरी भूख लगती थी। और आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़रा ज़रा सा खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार अपने ज़माने के खान पान से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातों को याद कर कर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बड़े ही प्रसन्न होते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की खूबसूरती के बारे में कहते हैं कि लड़की का सुंदर होना अति आवश्यक है, फिर चाहे वह किसी भी तरीके से हो, चाहे स्वयं ही सुंदर हो या फिर मेकअप आदि करके उसे खूबसूरत बनाया गया हो। और गोपाल प्रसाद ये भी कहते हैं कि सरकार को उसकी खूबसूरती पर
टैक्स लगा देना चाहिए, यानी सरकार को औरतों की खूबसूरती पर टैक्स लगा देना चाहिए। तो देखें सरकार की कितनी आमदनी होगी। बस शर्त यह रखनी चाहिए कि लड़की स्वयं अपने आप अपनी खूबसूरती पर टैक्स तय करेगी, यानी जो जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी उसका टैक्स उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। और ये बात सुनकर तो हर एक लड़की अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत मानते हुए अपना टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा बताएगी। इससे सरकार की आमदनी भी होगी और देने वाले शिकायत भी नहीं करेंगे। फिर वे रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, बस मैट्रिक पास ही होनी चाहिए। वे तर्क देते हुए कहते हैं गोपाल प्रसाद कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने का काम तो केवल पुरुषों का होता है, स्त्रियों को तो घर गृहस्थी ही चलानी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा है। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की इस बात का समर्थन करते हैं कि उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। यानी गोपाल प्रसाद और शंकर जैसी सोच रखने वाले, ये दोनों ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं जो लड़कियों को बहुत नीचे दर्जे पर रखते हैं। उनके अनुसार लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, उनका केवल काम घर में काम करना, उनका जो काम है केवल घर को संभालना, घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना, यही है। बाहर पढ़ाई लिखाई करके ऊंचे दर्जों को हासिल करना तो केवल पुरुषों का काम है, ऐसी सोच रखते हैं गोपाल प्रसाद और शंकर। अब यही बातचीत चल रही है, तभी कमरे में उमा का प्रवेश होता है। नाश्ता समाप्त होने के पश्चात जब रामस्वरूप पान मंगवाते हैं तो उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं और उसके चश्मे को देखकर चौंक कर कहते हैं, चश्मा? ये देख रामस्वरूप सक पका से जाते हैं और बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लग गई थी, जिसकी वजह से ये चश्मा लगाना पड़ा है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं है। रामस्वरूप साफ मना कर देते हैं, नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई की वजह से कुछ नहीं है। अब लड़के वाले यानी रामस्वरूप और शंकर के द्वारा उमा से सवाल करने शुरू होते हैं। गोपाल प्रसाद उमा से प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए पूछते हैं कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं, गाना बजाना सीखा है या नहीं, आदि आदि आदि। तब उमा से गाने के लिए जब कहा जाता है तो उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई गाने में रम जाती है। बहुत ही सुंदर भजन वो गा रही होती है और गाते गाते उसकी नज़रें शंकर के ऊपर पड़ जाती हैं। शंकर की नज़रों से उसकी नज़रें मिल जाती हैं और अचानक वो गाते गाते रुक जाती है, जैसे न जाने उसे शंकर को देखकर कुछ याद आ गया हो। जब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम भी जीते हैं क्या, वह चुप रहती है। अभी तक जितने भी सवाल गोपाल प्रसाद पूछ रहे हैं उनका जवाब रामस्वरूप बोल रहे हैं। अभी भजन के अलावा उमा ने अपने मुख से कुछ भी जवाब नहीं दिया है। उमा का लड़के वालों को जवाब देना किस प्रकार शुरू होता है। रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वह फूट पड़ती है। जब बार बार पूछने पर उमा पहले तो कुछ नहीं कहती है और रामस्वरूप जवाब देते हैं। इस पर गोपाल प्रसाद थोड़ा सा ऐंठ जाते हैं कि उसे भी बोलने दीजिए। इस पर रामस्वरूप उमा से उनकी बात का जवाब देने के लिए कहते हैं और इसी बात पर उमा बोलना शुरू करती है। कहती है,
क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब मेज कुर्सी बिकती हैं तब दुकानदार मेज कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। यानी उमा जानती हैं कि समाज ऐसे गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे लोगों के लिए लड़की केवल निर्जीव मेज और कुर्सियों की भांति हैं कि जब खरीदार आता है, मेज कुर्सी उसे पसंद आ जाती है तो वो खरीद लेता है, नहीं तो वो वहाँ छोड़कर चला जाता है। मेज कुर्सी खुद आकर नहीं बोल पाती हैं और अपनी तुलना उमा उनके सामने मेज कुर्सी से के बराबर ही करते हुए ये बात कहती है। अब आगे कहती है कि इन महाशय से पूछिए कि लड़कियों के पास दिल नहीं होता, क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद झल्ला उठते हैं। अभी तक तो उमा जब शांत थी तो शांत थी, लेकिन जब उसे बोलने के लिए बोला जाता है तो उसके अंदर का जो आक्रोश है वो धीरे धीरे फूटने लगता है। अब धीरे धीरे उमा शंकर की पोल खोलना शुरू करती है। उमा कहती है गोपाल प्रसाद से कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। वह शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था और तब वहाँ के चौकीदार ने खदेड़ते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाला था और वहीं कुछ समय बाद वहाँ की नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और बाहर निकाला गया था और उसकी वहाँ बुरी तरह से पिटाई भी की गई थी। इस प्रकार लगातार उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ डालती है। चरित्र के बारे में, उसके चरित्र में जो खामियां थी वो धीरे धीरे एक एक पोल उमा उसकी खोलती चली जा रही थी। ये सुनकर गोपाल प्रसाद, अब कोई भी बाप होता जब वो अपने बेटे की इस प्रकार की बातें सुनता है तो कायदे से तो उसको उस बेटे पर गुस्सा करना चाहिए और को बुरा भला कहना चाहिए, लेकिन गोपाल प्रसाद क्योंकि वो लड़के के पिता हैं तो क्या करते हैं, वो उमा से ये पूछते हैं कि कॉलेज में, यानी तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देते हुए कहती है, हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत मान का ख्याल है। अब उमा के कथन द्वारा गोपाल प्रसाद को पता चलता है कि वह कॉलेज में पढ़ी है। उनको ये बात खटक रही है कि ये उमा जो है वो कॉलेज में पढ़ी है, पढ़ी लिखी है। उन्हें ये बात नहीं खटकी कि उनके बेटे के चरित्रहीनता के एक एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही बात दिखाई दी कि उमा कॉलेज में पढ़ी लिखी है। अब उमा ने जब लड़के की भी काली करतूतें बता दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि राम स्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है? शंकर समझ जाता है कि उसकी एक के बाद एक पोल खुल रही है और वो अपने पिता गोपाल प्रसाद को चलने के लिए कहता है। दोनों गुस्से में खड़े हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपनी छड़ी पकड़ते हैं और स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हुए वहाँ से जाने का उपक्रम करते हैं। तो उमा यह कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है, घर जाकर यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, अर्थात बैकबोन। गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और पर्दा गिरता है। तो शंकर जो था, गोपाल प्रसाद और शंकर लड़के वाले होकर के उमा को देखने आए थे और शंकर के शरीर में जो बैकबोन यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें वाकई में कोई दिक्कत थी, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक सीधा बैठ नहीं पाता था। बार बार थोड़ी देर सीधा बैठने के बाद वो झुकने लग जाता था और इसीलिए उसके सभी मित्र उसकी बैकबोन को लेकर उसे बहुत चिढ़ाते थे।
और वहीं ऐसे कौर जिसकी चरित्रहीनता के अनेक उदाहरण यहाँ पर उमा ने उन सबके सामने रखे, वो सब जानते हुए भी उनको लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी होगी तो वो समझदार होगी और वो अनेक काली करतूतों के बारे में जान जाएगी। वो चाहते हैं कि बस विवाह हो जाए, घर को संभालने वाला कोई आ जाए और बस कोई भी सवाल जवाब ना करे, बाकी सारे गुण उसमें शामिल हो, सिलाई कढ़ाई आती हो, पेंटिंग आती हो, इनाम जीते हुए हो, गाना बजाना आता हो, चाहे अपने बेटे में 1000 कमियां ही क्यों ना हो। यानी जो शंकर है वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविक रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, उसके साथ साथ उसके चरित्रहीनता की वजह से उसके व्यक्तित्व में की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी खराब है। चरित्र का सही होना यानी रीढ़ की हड्डी का सही होना। जब चरित्र खराब है तो यानी रीढ़ की हड्डी में कमी आ जाना। तो वहीं उमा एक ऐसी लड़की है जो पढ़ी लिखी है, समझदार है, चरित्रवान है, और वहीं दूसरी तरफ शंकर एक ऐसा लड़का है जो घमंड से चूर है, लड़के होने का उसे घमंड है, और ना तो पढ़ाई लिखाई ठीक से की है, सोच बहुत छोटी है, और विवाह को एक ऐसा मतलब लड़का होना समझते हैं कि न जाने हमने कौन सी प्रॉपर्टी हासिल कर ली है, और दहेज कुछ ना होते हो भी लड़की वालों से दहेज की मांग की जाती है। गोपाल प्रसाद बिजनेस शब्द की बात करते हैं कि अब बिजनेस की बात कर ली जाए, यानी विवाह को वो एक बिजनेस समझते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार इस पाठ में रीढ़ की हड्डी, इस पाठ की सार्थकता स्पष्ट कैसे होती है कि इस पाठ में ये लगातार ये बताया गया है कि किस प्रकार सामाजिक व्यंग्यपूर्ण ये एकांकी है, और इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने सीधा उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर जो इसके लेखक हैं ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती है और उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, और फिर भी समाज के कुछ तकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों को इस सफलता से दुखी ही रहते हैं। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो लड़कियों के आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं हैं, और उन्हीं के कारण ऐसा समाज निकल कर आता है जो ये भेदभाव को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब तक ये भेदभाव होता रहेगा समाज की रीढ़ की हड्डी हमेशा कमज़ोर बनी रहेगी। यदि समाज को सही रूप से विकसित करना है, समाज में विकास लाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि समाज में लड़के और लड़की के बीच संतुलन रखा जाए, उनकी उपलब्धियों के बीच में भी संतुलन रखा जाए, तभी समाज सही रूप से आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पाठ में किस प्रकार उमा के व्यक्तित्व के बारे में बाबूराम स्वरूप जो लड़की के पिता थे, प्रेमा जो लड़की की माँ थी, और खुद लड़की, ये लड़की पक्ष के लोग थे, और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद और शंकर जो थे ये लड़के पक्ष के लोग थे। दोनों में कितना अंतर था, और सिर्फ लड़के होने की वजह से वो किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर लड़की वालों को नीचा दिखाया, जो कि बहुत गलत है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से आपने अनेक चीज़ों के बारे में जाना कि किस प्रकार लड़के और लड़कियों के बीच जो भेद समाज करता है वह नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी समाज में शिक्षा एवं सम्मान प्राप्ति का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों को, और हमें रूढ़िवाद को समाप्त करना होगा, विचारों में बदलाव लाना होगा, सशक्त चरित्र का निर्माण करना होगा, और तभी एक सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये इस पाठ का सार जो है वो समाप्त हुआ। ये एकांकी है जो दहेज प्रथा जैसी बहुत बड़ी समस्या को दूर करने का प्रयास किया है इस पाठ में जगदीश चंद्र माथुर जी ने। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो या कोई पाठ का कोई अंग आपको नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। धन्यवाद।